हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक सब टॉपिक जिसका नाम है जीन थेरापी। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जीन क्लोनिंग के बारे में। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा एक सब टॉपिक था। तो अगर कहा जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब अलग अलग एरियाज़ में मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, जिसे हम जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं, वो हमने कुछ दिन पहले वीडियोस में कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग जीएम क्रॉप्स होते हैं, उसके प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। फिर उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा एक एस्पेक्ट होता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन एनिमल्स, जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक मटेरियल में भी मॉडिफिकेशन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू ट्रीट द डिसीजेस परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए कोई भी जेनेटिक डिजीज़ हो उसको क्योर करने के लिए, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उसको हम बोलते हैं जीन थेरापी। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे जब एक बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसके जीन्स को एडिट करके मतलब उसको एडिट किया जाता है, उसको हम बोलेंगे डिज़ाइनर बेबी। तो ये एक्चुअली में लीगल नहीं है, बट येस एवरीथिंग विच इज़ अंडर ट्रायल और विच इज़ ऑन गोइंग ऑल्सो, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट हमारे साइंस में आता भी है तो वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, कोई भी, यानी आपके सिलेबस में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स में जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जीन थेरापी के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड में व्हाट इज़ जीन थेरापी क्या होती है, वाई दिस टेक्निक इज़ यूज्ड, इस टेक्निक का यूज़ क्यों किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू क्योर द डिसीजेस लाइक कैंसर। तो कैंसर को बेसिक से समझेंगे कि कैंसर, हाउ द कैंसर इज ऑकरिंग इन आवर बॉडी, तो बॉडी में कैसे होता है, उसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है, ऑन्कोजीन क्या होती है, म्यूटेटेड जीन्स क्या होता है, वाई द जीन्स आर म्यूटेटिंग, फिर वाई देयर इज़ नीड टू करेक्ट द म्यूटेटेड जीन। उसके बाद हम ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज कैंसर के रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे कि ट्यूमर क्या होती है, ट्यूमर भी दो टाइप की होती है, बिनाइन ट्यूमर, मेलाइन ट्यूमर, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम जब डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे कि व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द कैंसर ट्रीटमेंट। मेडिकल फील्ड में क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जैसे जीन साइलेंसिंग क्या होती है, जीन साइलेंसिंग। उसके बाद एक थेरापी पढ़ेंगे जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस थेरापी। ठीक है, वो हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से, फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ेंगे। और लास्ट में बिल्कुल भी जाइएगा मत, क्योंकि लास्ट पे हम यूपीएससी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, और वो आप खुद से करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर वीडियो ध्यान से फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखी होगी तो आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करोगे, और बिना किसी मेहनत के। लेकिन आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी लास्ट तक, तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। तो फ्रॉम द स्क्रैच हम पढ़ेंगे, कोई भी एडवांस लेवल से चालू नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं भी जानते तो भी हम फ्रॉम द बेसिक चालू करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जीन थेरापी, व्हाट डू यू मीन बाय जीन थेरापी? नाम से आप रिलेट कर सकते हो जीन्स की कुछ थेरापी करना। एग्जैक्टली ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ करके कोई भी जेनेटिक डिजीज़ हो या डिजीज़ हो, उसको परमानेंटली क्योर किया जाता है। उसको हम बोलते हैं जीन थेरापी। यहाँ पे परमानेंटली मैं स्ट्रेस करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ परमानेंट, सेकेंड इज़ टेम्प्ररी।
टेम्पररी में क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कुछ टाइम पहले जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से मतलब कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसको एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में बेचती है। तो वो जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाता है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन या फिर इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स जब वो कंज्यूम किया जाता है, तब हमारे जो भी डिजीज़ है वो टेम्परली ओवरकम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंसुलिन। तो इंसुलिन जो मार्केट में अवेलेबल है, वो इंसुलिन कैसे मार्केट में अवेलेबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। कैसे? इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इंसुलिन ही ले लो। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जो जीन है, उस जीन को बैक्टीरिया का यूज़ करके मल्टीपल कॉपीज़ बनाओ, और मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद वो जीन्स में से उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो मार्केट में बेचती है। तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये टेम्प्रेरी तरीका है किस तरीके से डिसीज़ को टेम्परली क्योर किया जाता है। बट परमानेंटली क्योर करने के लिए डिसीज़ को जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। कैसे? बट कैसे किया जाता है ये जानना ज़रूरी है। उसको समझने के लिए हमें थोड़े से बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो हमको ये जानना ज़रूरी क्या है कि हमारी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं। आई रिपीट, हर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए बोलते हैं। अब ये डीएनए किससे मिलके बना होता है? ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब जैसे कि बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ऐसे करके बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं। वो हमको इतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है अभी के लिए। न्यूक्लियोटाइड्स के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से मिलके डीएनए बनता है। इट्स अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से ही प्रोटीन रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर वो अरेंजमेंट शफल हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो वो प्रोटीन रिलीज़ करना बंद कर देगा। हमारी बॉडी में वो प्रोटीन जब रिलीज़ करना बंद हो जाता है तो बॉडी में वो जो फंक्शन है वो भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन रिलीज़ करे कि नहीं करे। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट शफल हो जाने के बाद कुछ और प्रोटीन रिलीज़ करने लगे, तो ऐसे में डिजीज़ेस होने के चांसेस हैं, जिसको हम जेनेटिक डिजीज़ेस बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट डिटरमाइन करते हैं टू रिलीज़ ए स्पेसिफिक प्रोटीन, वो अरेंजमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोटीन को रिलीज़ किया जाता है। अब उस न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाए, शफल हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब डीएनए का म्यूटेशन हो रहा है, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड्स के जो पेयर्स हैं, जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ऐसे में क्या होगा कि प्रोटीन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, बॉडी में वो पर्टिकुलर फंक्शन करना बंद हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन रिलीज़ होना स्टॉप हो गया, या फिर वो शफल होके कुछ अलग ही प्रोटीन रिलीज़ कर रहा है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। तो अब ये म्यूटेटेड जीन को हम वापस करेक्ट करने के लिए जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो जीन थेरेपी में क्या होगा कि जो शफल्ड न्यूक्लियोटाइड्स है उसको वापस उस सीक्वेंस में करेक्ट करना रहता है, तो उसको हम जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी से किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है म्यूटेटेड जीन। ठीक है, ओके, सो अब ये जो म्यूटेटेड जीन है इसको करेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, उसका यूज़ करके जीन थेरेपी का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्रिस्पर-Cas9 एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ करके कोई भी सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को करेक्ट किया जाता है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि जीन्स को हम करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग क्रिस्पर-Cas9 टूल। क्रिस्पर-Cas9 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी जाके देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो क्रिस्पर-Cas9 है, सिलेबस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप वो ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो ये जो टूल क्रिस्पर-Cas9 इसका यूज़ करके हम कोई भी म्यूटेटेड जीन को करेक्ट कर सकते हैं। म्यूटेटेड जीन को करेक्ट क्यों किया जाता है? वाई? जस्ट बिकॉज इससे
प्रोटीन रिलीज होना जो बंद हुआ है उसको वापस रिस्टोर कर सके, टू रिस्टोर दैट प्रोटीन अगेन। वाई? जस्ट टू फंक्शन अगेन इन अवर बॉडी। बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज होना बंद हुआ है उसको रिस्टोर करके फंक्शन वापस रिस्टोर कर सके बॉडी में। या फिर कोई और प्रोटीन रिलीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है या तो उसकी जो सीक्वेंस है पैटर्न में चेंज होने की वजह से कोई और ऐसा प्रोटीन रिलीज़ करने लगे जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो और आगे चल के वो मतलब जेनेटिक डिजीज़ स्टार्ट हो जाए, जैसे कि कैंसर वगैरह। तो कैंसर को अगर हमें परमानेंटली क्योर करना हो तो जीन्स, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके न्यूक्लियोटाइड्स को करेक्ट कर दो, तो आगे चल के वो कैंसर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं तो ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उसको थ्रू कीमोथेरेपी हो गया या फिर रेडियो एक्टिविटी के थ्रू कैंसर सेल्स को किल करेंगे, लेकिन बाद में वो फिर से कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीन्स तो वैसे ही इनकरेक्ट है, जीन्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तो वैसे ही म्यूटेटेड ही है। जब तक उसको हम करेक्ट नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से जो कीमोथेरेपी है या फिर रेडियो एक्टिविटी है उसको हम यूज़ कर भी ले तो भी वो कैंसरस सेल्स मल्टीप्लाई ही होते जाते हैं। तो फाउंडेशन से कहा जाए तो जैसे फाउंडेशन से जो जीन्स हमारे एक बेसिक फाउंडेशन होते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड्स को करेक्ट कर दो तो फिर से वो परमानेंटली हम क्योर हो जाते हैं वो डिजीज़स, कैंसर जैसे डिसीज़स। तो जैसे कीमोथेरेपी हो गया, रेडियो एक्टिविटी, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं जिसके जो टेम्प्रेरी तरीके से हम कैंसर को ओवरकम कर सकते हैं, कैंसर सेल्स को। बट परमानेंटली अगर देखा जाए तो जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप ये रिलेट कर सकते हो कि कोई भी डिसीज़ को हम परमानेंटली कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेटेड जीन से हम समझ गए। अब आते हैं ओके सो एक चीज़ ज़रूर नोट करिएगा कि ये जो ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर में जब ये कीमोथेरेपी की जाती है तो कुछ हेल्दी ब्लड सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अलॉन्ग विथ कैंसर सेल्स। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है, इसको ओवरकम तो नहीं किया जा सकता। अब जब हमने देखा कि किस तरीके से म्यूटेशन की वजह से डिजीज़ेस लाइक कैंसर हो सकते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैंसर कैसे होते हैं। मतलब नॉर्मली कैंसर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझ लेने के बाद जो बेसिक एडवांसमेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट है, उसको हम बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो कैंसर होता कैसे, हाउ कैंसर ऑकर्स इन अवर बॉडी। तो हमने म्यूटेटेड जीन के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारे जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसे डिजीज़ेस स्टार्ट होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन होते कैसे हैं कैंसर, ये हमको समझना ज़रूरी है। सो कैंसर को समझने से पहले हमको हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। उसको समझने के बाद हम कैंसर को समझ पाएंगे। मतलब उस मैकेनिज़्म के इम्बैलेंस की वजह से कैंसर जैसे डिजीज़ेस होते हैं। ठीक है, तो वो मैकेनिज़्म हम समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो क्या ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होता है कि ये सारे सेल्स की बस ग्रो होते जाए? नहीं, एक बैलेंस स्टेट में होता है ये सेल्स। जितने सेल्स ग्रो होते हैं उतने सेल्स शेड्स ऑफ भी होते हैं, मतलब उतने सेल्स डाई भी होते हैं। तो जो सेल ग्रो होते हैं, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है सेल का। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट सेल गेट्स शेड्स ऑफ, वो सेल डाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद नए सेल्स ग्रो होते हैं। तो जितने सेल्स ग्रो हुए उतने सेम अमाउंट ऑफ सेल्स डाई भी हुए। टू मेक इट in the state of equilibrium, to make it in balanced state, same amount of cell growth is equal to same amount of cell death। तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो अनरेगुलेटेड तरीके से ग्रो भी नहीं होंगे और एकदम सेल डेथ भी नहीं होगा, स्टेट बैलेंस स्टेट में होगा। ठीक है, अब जो सेल ग्रोथ होते रहते हैं नए नए सेल्स, उसको हम बोलते हैं सेल डिविजन। और जो सेल डेथ होता है, सेम अमाउंट ऑफ सेल डेथ, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस का मतलब सेल डेथ। ठीक है, और सेल डिविजन का मतलब नए सेल्स बनते जाएंगे, वो सेल डिवाइड होता है, डिविजन होता जाएगा। उसका एक टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो सेल्स शेड्स ऑफ हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, सेल डेथ को हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बैलेंस स्टेट है, ये बैलेंस स्टेट इम्बैलेंस हो जाए उसके बाद का जो एक स्टेट है उसको हम बोलते हैं कैंसर। कैसे? जब
सेल का जो डिवीजन है, सेल ग्रोथ है, वो बढ़ता जाए एज कम्पेयर टू सेल डेथ, तो इस स्टेट में क्या होगा कि अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। तो मतलब मोर अमाउंट ऑफ सेल ग्रोथ दैन दिस सेल डेथ। तो एक चीज़ और नोट करिएगा कि जो सेल डिवीजन है, सेल ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, और सेल डेथ, ये दोनों को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ये एक ऐसा जीन है जो कि रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि ये दोनों बैलेंस स्टेट में रहे, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, दोनों इम्बैलेंस ना रहे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। सो प्रोटो ऑन्कोजीन इज एक्चुअली दैट जीन इन आवर बॉडी दैट कोऑर्डिनेट और रेगुलेट बिटवीन सेल डिवीजन एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो सबसे पहले ट्यूमर बन जाएगा, ट्यूमर धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। ट्यूमर इज़ नॉट बेसिकली कैंसर, वो कैंसर नहीं होता है, क्योंकि ट्यूमर का दो टाइप होता है। फर्स्ट इज़ द बिनाइन ट्यूमर, सेकेंड इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। कहने का मतलब ये है कि जब ये सेल ग्रोथ और सेल डेथ इज इन इम्बैलेंस स्टेट, मतलब बैलेंस नहीं रहता, इक्वल अमाउंट ऑफ सेल्स नहीं रहते, ये सेल ग्रोथ अनरेगुलेटेड होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इस स्टेट में ट्यूमर सबसे पहले चालू हो जाता है। ट्यूमर इज़ नॉट अ कैंसर एक्चुअली। दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर मतलब वो ट्यूमर जो दैट डज नॉट स्प्रेड्स इन अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो दैट स्प्रेड्स इन अवर बॉडी, मतलब एक पार्ट से फिर वो धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ एक्चुअली कैंसर। बेनाइन ट्यूमर को हम कैंसर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक ही पार्ट ऑफ द बॉडी में वो सर्वाइव किया रहता है और वो स्प्रेड नहीं होता हमारे पूरे बॉडी में। जो स्प्रेड करे वो कैंसर होता है और उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के ट्यूमर, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ एक्चुअली कैंसर, नॉट, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हर ट्यूमर कैंसर होता है, तो नो, नॉट एवरी ट्यूमर इज़ कैंसर, ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ कैंसर, ओके। सो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये एक जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये जीन जो है प्रोटो ऑन्कोजीन, इसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। कैसे? जैसे ये प्रोटो ऑन्कोजीन हमने अभी क्या पढ़ा कि दैट कोऑर्डिनेट और रेगुलेट बिटवीन सेल डिवीजन एंड एपोप्टोसिस। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो रेगुलेट करता है, जो मतलब देखता है, उसी में म्यूटेशन अगर हो जाए तो क्या होगा कि सेल डिवीजन बढ़ता जाएगा, अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होती जाएगी, तो बाद में जाके कैंसर हो जाता है, जो मतलब सबसे पहले ट्यूमर होगा और वो जो मेलाइन ट्यूमर होगा वही कैंसर बनेगा। तो अगर वो जो जीन है प्रोटो ऑन्कोजीन जो रेगुलेट करता है बिटवीन दीज टू थिंग्स, दैट मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, अगर वही म्यूटेट हो जाए तो बाद में जाके वो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल डेवलप होते हैं। तो ये है मैकेनिज्म, प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो म्यूटेट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटो ऑन्कोजीन इज द म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर, देन येस इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो एक चीज़ नोट करिएगा कि प्रोटो ऑन्कोजीन जब म्यूटेट हो जाता है तो म्यूटेशन के बाद उसका नाम है ऑन्कोजीन, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन का म्यूटेशन के बाद उसको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन, जिसको हम म्यूटेटेड जीन भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो म्यूटेट होके ऑन्कोजीन बन गया, दैट मीन्स म्यूटेट हो गया वो जीन। अब इस म्यूटेटेड जीन को वापस प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जब तक डिस्टर्ब रहेंगे, शफल्ड रहेंगे, तो वो कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करता रहेगा हमारी बॉडी में। तो उस ऑन्कोजीन को वापस करेक्ट करके प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दो तो कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देंगे। तो जेनेटिक तरीके से हम किस तरीके से बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कैसे क्योर किया जाता है, अब हम देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जीन साइलेंसिंग। तो हाउ टू ट्रीट कैंसर, हाउ टू क्योर द कैंसर परमानेंटली, अब हम देखेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे जीन साइलेंसिंग। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स डेवलप हो चुके हैं हमारी बॉडी में, उसको रिमूव करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियो एक्टिविटी, थ्रू सर्जरीज, हम कैंसर सेल्स को रिमूव तो कर देते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वापस डेवलप हो जाता है कैंसर सेल्स। वाई? क्योंकि हमने जेनेटिकली उसके जो म्यूटेटेड जीन है उसको करेक्ट नहीं किया।
जब तक वो म्यूटेटेड जीन को करेक्ट नहीं कर देंगे वो वापस कैंसर सेल्स को डेवलप करता रहेगा। तो जो कीमोथेरेपी और जो रेडियो एक्टिविटी जैसे सर्जरी ऐसे ट्रेडिशनल तरीके हैं ये टेम्पररी पर्पस है टू रिमूव द कैंसरस सेल्स, बट टू रिमूव इट परमानेंटली वी हैव टू करेक्ट द म्यूटेटेड जीन, करेक्ट द प्रोटो-ऑन्कोजीन, ओके, करेक्ट द ऑन्कोजीन इनटू प्रोटो-ऑन्कोजीन। तो क्या होगा, यहाँ पे जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ेंगे जीन साइलेंसिंग। तो जीन को साइलेंट करना, दैट मीन्स सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल्स हैं डेवलप हो चुके हैं उसको ट्रेडिशनल तरीके से कीमोथेरेपी से रिमूव करके क्लीन कर दो, कैंसर सेल्स को रिमूव कर दो। उसके बाद जो हमारे जीन्स है, जो ऑन्कोजीन है, जो म्यूटेटेड जीन जिसको हम बोलते हैं, उसको साइलेंट कर दो। साइलेंट क्यों किया, ताकि वो फर्दर कैंसरस सेल्स को मतलब डेवलप ना कर सके। अब आप पूछोगे कि पहले कीमोथेरेपी क्यों किया गया, ट्रेडिशनल तरीके से इसको पहले रिमूव क्यों किया गया, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कैंसर सेल्स है उसको रिमूव करने के बाद हम जीन को साइलेंट कर देंगे, ठीक है। अब एक बार ऑन्कोजीन जो जीन है उसको साइलेंट कर देने के बाद ट्रीटमेंट चालू करेंगे, कैसे, प्रोटो-ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करने के लिए, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को करेक्ट करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। ओके, सो किस तरीके से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके लिए एक टूल है CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ करके हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कैसे, हाउ CRISPR-Cas9 इज़ डिलीवर्ड टू द सेल, तो कैसे वो कैंसर सेल तक पहुंचता है हमारी बॉडी में और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लिपिड पार्टिकल्स, लिपिड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर CRISPR-Cas9 को पैक करके हमारी बॉडी में सेंड किया जाता है। तो क्या होगा कि वो कैंसर सेल्स, होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा लिपिड्स पाए जाते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाए जाते हैं वही लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में भेजते हैं, बट उस लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर CRISPR-Cas9 को पैक करके भेजते हैं। तो जब ये लिपिड नैनो पार्टिकल्स पैक्ड विद CRISPR-Cas9 जब हमारी बॉडी में भेजते हैं तो वो कैंसर सेल्स में पेनिट्रेट करके उस कैंसर सेल्स को CRISPR-Cas9 डिस्ट्रॉय कर देता है, जब वो पेनिट्रेट कर देता है। तो इस तरीके से CRISPR-Cas9 इज डिलीवर्ड टू द कैंसरस सेल। ओके, सो जीन थेरेपी का अब एक और टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, वो है RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। इसको हम एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो वो कैसे काम करता है, क्या है इसका यूज़, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि कोई भी जीन प्रोटीन किस तरीके से रिलीज़ करता है, उसका प्रोसेस हम समझ लेना तो ये RNAi थेरेपी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी जीन जब प्रोटीन रिलीज़ करता है, कैसे रिलीज़ करता है, सबसे पहले वो जीन कन्वर्ट होता है mRNA में। तो जब ये mRNA में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से वो गुजरने के बाद जीन mRNA में कन्वर्ट होता है, फिर वो mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस से mRNA गुजरने के बाद प्रोटीन में चेंज हो जाता है, मतलब फिर वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो जीन प्रोटीन रिलीज़ करने के लिए रेडी हो गई। तो पहले जीन, फिर उसके बाद mRNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद होता है, फिर mRNA से फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद। ये एक मैकेनिज़्म है, इसको समझना ज़रूरी है। अब कोई भी म्यूटेटेड जीन है, कोई भी जीन है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को रिलीज़ करता है, चाहे वो म्यूटेटेड हो चाहे वो नॉर्मल जीन हो। इवन म्यूटेटेड जीन भी प्रोटीन को रिलीज़ करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक जीन म्यूटेट हो गया है तो वो उसके हिसाब से प्रोटीन को रिलीज़ करेगा। जैसे कि कैंसर सेल्स को वो डेवलप करने के लिए जो प्रोटीन है वो रिलीज़ करेगा। तो अब उस कैंसर सेल्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोटीन रिलीज़ कर रहा है, तो उस प्रोटीन को बनने से रोकना है, मतलब कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकना है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जीन सबसे पहले mRNA में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटीन वाले प्रोसेस
में आने से पहले ही उस जीन को साइलेंट कर दो। दैट मीन्स hence to silence any mutated gene, that is to stop releasing proteins, we have to stop translation process। मतलब हमको उसके लिए ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस है टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोटीन, उसको स्टॉप करना ज़रूरी है। तो जब वो जीन प्रोटीन वाले ट्रांसलेशन प्रोसेस में जा रहा होता है तो उस टाइम पे उस जीन को साइलेंट कर दो, ताकि वो प्रोटीन उस कैंसर सेल्स को बनाने के लिए बंद कर दे, स्टॉप कर दे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो जीन साइलेंसिंग वर्ड है। अब वो कैसे करते हैं ये ध्यान से सुनिए, बहुत ही मज़ेदार है, आपको समझ में आ जाए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सीक्वेंस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे है। मान लीजिए ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो ऑन्कोजीन का है, म्यूटेटेड ऑन्कोजीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये, मान लीजिए। अब ये सीक्वेंस है ATGCCCTAG, मान लीजिए ये सीक्वेंस है। अब आप पूछोगे ये ATGC ये सब क्या है? ये बेस पेयर्स है, जैसे A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्वानाइन एंड C फॉर साइटोसिन। ऐसे बेस पेयर्स से मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, और ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? DNA। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है ATGCCTAG, ये ऑन्कोजीन का न्यूक्लियोटाइड है। ऑन्कोजीन का मतलब म्यूटेटेड जीन, जो प्रोटो ऑन्कोजीन हुआ करता था, म्यूटेट होने के बाद ऑन्कोजीन हो गया। तो मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस जो है, ये सबसे पहले कौन सी प्रोसेस में जाएगी? जीन mRNA में कन्वर्ट होगी, हमने अभी पढ़ा। जब ये mRNA में कन्वर्ट होगी, कौन से प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस से गुजरेगी। तो ये mRNA में जब कन्वर्ट होगी तो कुछ इस तरीके से होगा सीक्वेंस, UACGGGAUC। अब आप पूछोगे कि ये सीक्वेंस कैसे? हमेशा ध्यान रखिएगा अभी समझने के लिए कि A के साथ U पेयर होता है, और T के साथ A पेयर होता है, और G के साथ C पेयर होता है। ठीक, अब आप देखो कि A के साथ क्या है? U पेयर हो रहा है, T के साथ कौन सा पेयरिंग होगा? A होगा, G के साथ C पेयर होगा, और जहाँ पे भी C दिखेगा वहाँ G पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा वो सीक्वेंस UACGGGAUC। ये mRNA है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस के बाद mRNA में कन्वर्ट होगा। अब ये mRNA नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? प्रोटीन रिलीज होने वाली स्टेज में पहुँचेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकना है, यहाँ पे जीन को साइलेंट करना है, बाई टू स्टॉप रिलीजिंग इट इनटू प्रोटीन। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, प्रोटीन रिलीज को स्टॉप करने के लिए RNAi थेरेपी का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स RNA इंटरफेरेंस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस को इंटरफियर करने का एक RNA का सीक्वेंस तैयार कर दो आर्टिफिशियली, और उसको पेयर कर दो, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो हो चुका है उसके बाद ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में ना पहुंच पाए, प्रोटीन सिंथेसिस ना हो पाए। तो उसको हम बोलेंगे RNA इंटरफेरेंस थेरेपी। अभी इंटरफियर कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? आर्टिफिशियली एक RNA का सीक्वेंस बनाएंगे, और वो RNA का सीक्वेंस किस तरीके से होगा? जैसे mRNA का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली पेयर बना दो। मैंने आपसे बोला था U जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे A आएगा, मतलब A जहाँ पे दिखेगा वो U आएगा, और जहाँ पे C होगा वहाँ G होगा, वाइस वर्सा, जहाँ G होगा वहाँ C होगा, और इस तरीके से पेयर बना देंगे। आर्टिफिशियली मेड RNA सीक्वेंस तैयार कर देंगे जस्ट टू स्टॉप दैट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब सीक्वेंस कैसे बना? AUGCCCUAG, ये सीक्वेंस आर्टिफिशियली बनाया गया है, इसको हम बोलेंगे RNA इंटरफेरेंस सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस को उस mRNA के साथ पेयर कर दो, तो क्या होगा? वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसको आर्टिफिशियली उसके साथ पेयर करने के बाद, तो इसको हम बोलेंगे RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। इसका एक और नाम है एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी।
It binds to the targeted mRNA of the oncogene and AGO2 जिसको हम बोलते हैं argonate 2 protein associated with RNAi degrades the mRNA। कहने का मतलब mRNA जो है उसको प्रोटीन सिंथेसिस करने से पहले रोकने के लिए mRNA को डिग्रेड किया जाता है। तो डिग्रेड करने के लिए जो आर्गोनेट 2 प्रोटीन है तो उसका भी यूज़ किया जाता है यूजिंग दिस RNAi और एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में आर्गोनेट 2 प्रोटीन का भी यूज़ किया जाता है जिससे mRNA को टारगेट करके उसको डिग्रेड करने में हेल्प कर सके। तो इस तरीके से जीन को साइलेंट किया जाता है। एक बार जीन को साइलेंट कर दिया फिर बाद में कैंसर ट्रीटमेंट जो यूजिंग दिस CRISPR-Cas9 टूल से हम कैंसर सेल्स को पेनिट्रेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इस तरीके से जीन को साइलेंट किया जाता है। ओके, सो अब हम अदर एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ प्लांट्स में भी किया जाता है। जैसे साइंटिस्ट जो प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल्स है उसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि वायरस या इन्फेक्शन कोई भी पैथोजन हो उससे रेजिस्टेंट हो सके। जैसे कि प्लांट रिलेटेड कोई भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरस होते हैं DNA और RNA से रिलेटेड, तो उसको क्योर करने के लिए भी ऐसे क्रॉप्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है यूजिंग दिस RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। तो अब जो मोस्ट कॉमनली टूल यूज़ किया जाता है फॉर जीन साइलेंसिंग वो है स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA जिसको हम siRNA भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि क्या RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू siRNA देन इट्स यस ट्रू। तो ये मोस्ट कॉमनली टूल है फॉर जीन साइलेंसिंग यूजिंग RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो अगर पूछा जाए कि क्या RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ प्लांट्स के एप्लीकेशन के लिए किया जाता है या प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल के मॉडिफिकेशन के लिए, तो येस इट्स ट्रू। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो फाइनली हमने जीन थेरेपी कंप्लीट कर ली है। ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स, सभी टॉपिक्स को, जीन थेरेपी के टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चंस जो कि UPSC में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके खुद ही अटेम्प्ट करके देखिएगा। जो भी आपने पढ़ा है वो सभी आपको स्टेटमेंट्स में दिखेंगे। सही जवाब आप ज़रूर दोगे क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरी अच्छे से देखी होगी तो आप इन 2 क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, ऑल राइट। तो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और सही जवाब दे दिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो क्वेश्चन ये है पहला कि RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, वाई। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज़। तो ऑब्वियसली जीन साइलेंसिंग थेरेपीज़ जो हमने अभी पढ़ा है वो यूज़ किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरापीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हमने अभी पढ़ा कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये RNAi टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापीज़। क्या हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापीज़ के बारे में पढ़ा है RNAi में, वीडियो में? नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है कि इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वर्चुअल पैथोजेंस। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था कि अदर एप्लीकेशंस में कि इसका यूज़ प्लांट्स में भी किया जाता है, उसके जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करके किस तरीके से प्लांट जो इन्फेक्शन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, जो प्लांट्स के जो डिसीज़ेस होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे रेजिस्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए
कैसे किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो इस तरीके से ए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मैंशनड इन द न्यूज़। Cas9 प्रोटीन एक्चुअली में होता क्या है, ये पूछा गया है। फर्स्ट, ए मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। बी, ए बायोसेंसर यूज्ड इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स। सी, a gene that makes plant pest resistant. And D, a herbicidal substance synthesized in generally modified crops. generally modified crops की जगह पे genetically modified crops होना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आपके हिसाब से Cas9 प्रोटीन है क्या? तो हमने पढ़ा था क्या, CRISPR-Cas9 एक ऐसा टूल है, वो एक्चुअली में प्रोटीन ही है। CRISPR-Cas9 जो टूल की जैसे यूज़ किया जाता है, जो सेल्स में, कैंसर सेल्स में पेनिट्रेट करके किस तरीके से कैंसरस सेल्स को किल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन द टारगेटेड जीन एडिटिंग। मतलब जो भी टारगेटेड जीन है उसको एडिट करने के लिए, मतलब म्यूटेटेड जीन ही टारगेटेड जीन होगा, उसको एडिट करने के लिए क्या CRISPR-Cas9 एक सीजर के जैसे काम करता है। मैंने पिछले वीडियो में भी CRISPR-Cas9 वाले वीडियो में भी पढ़ाया था कि किस तरीके से वो सीजर जैसे काम करता है। तो Cas9 एक प्रोटीन है, इट इज़ वर्किंग लाइक अ सीजर टू एडिट द टारगेटेड जीन। टारगेटेड जीन मीन्स म्यूटेटेड जीन। तो आंसर होगा ए। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या चीज़ें आज के वीडियो में कवर की। आज हमने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा। जीन थेरेपी में हमने फ्रॉम द स्क्रैच हमने चालू किया, जैसे कि म्यूटेटेड जीन क्या होती है, किस तरीके से जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है, म्यूटेटेड जीन का यूज़ मतलब को करेक्ट क्यों किया जाता है। और फिर हमने कैंसर के बारे में पढ़ा, जैसे कि कैंसर कैसे होता है और कैंसर को क्योर कैसे किया जाता है। फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स हमने पढ़ा, जैसे कि RNAi थेरेपी पढ़ी। फिर उसके अलावा हमने मतलब कैंसर को CRISPR-Cas9 टूल्स से कैसे हम मतलब एडिट किया जाता है। साइंटिस्ट को अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ निकालती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये अंडर प्रोसेस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल तो नहीं होते। जीन थेरेपी आज भी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आज भी कीमोथेरेपी, रेडियो एक्टिविटी, सर्जरी जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स अवेलेबल हैं। जीन थेरेपी जैसे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे मेडिकल फील्ड में अवेलेबल है, लेकिन अभी भी इट इज़ स्टिल अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहा है। तो फिर भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस के माध्यम से, क्योंकि सिलेबस में मेडिकल जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, जो चाहे वो ट्रीटमेंट हो या फिर एनिमल के प्लान से कोई भी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं साइंस में, हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन एनिमल्स में किस तरीके से किया जाता है। और हमने यूपीएससी, आज के वीडियो में यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन देखा, किस तरीके से कि आपने अटेम्प्ट भी किया होगा, आई होप, क्योंकि हमने समझा सारी चीज़ों को। तो आई होप आप अटेम्प्ट करके सही जवाब दिए होंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है एनिमल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वैक्सीन्स कवर करेंगे, किस तरीके से वैक्सीन्स अलग अलग टाइप के होते हैं साइंस में बहुत ज़्यादा ब्रॉड मतलब टॉपिक्स हैं। जैसे आगे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी चालू करेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, और ICT हम कवर करेंगे, और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, वास्ट टॉपिक्स होते हैं साइंस में जो हम कवर करने वाले हैं। डिफेंस हो गया, डिफेंस भी हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इतना मेहनत मैं अगर आपके लिए करती हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको ज़रूरत पड़े, जिसको ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है,
Thank you so much for watching my video and have a nice day. God bless you. Bye bye. Take care. Namaste. Jai Hind.